जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी के लेक्चर 24 में। और आज हम कवर करने जा रहे हैं नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, एक ही लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सीडीएस, एनडीए और सीएपीएफ के लिए हम अगर टारगेट कर रहे हैं तो इसको बस एक लेक्चर चाहिए, यानी कि मैक्सिमम आप इसको 1 घंटे में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो अगर आपने रिवाइज कर रखा है इस टॉपिक को, बेसिक के साथ में आप अवेयर हैं, तो ये हार्डली 20 to 25 मिनट्स का चैप्टर है। ठीक है, चलिए तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि डिजास्टर्स क्या होते हैं, है ना। डिजास्टर्स आपके अनडिजायरेबल ऑकरेंसेस होते हैं। ठीक है, जो कहाँ से होते हैं? जो आउटसाइड ह्यूमन कंट्रोल से होते हैं, यानी कि ऐसी फोर्सेस, ऐसी चीजें जो ह्यूमन, जिन्हें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, जिन्हें ह्यूमन कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्हीं के जरिए हमारे डिजास्टर्स आते हैं। डिजास्टर्स बहुत जल्दी आते हैं, मतलब दे स्ट्राइक्स क्विकली, बिल्कुल ना के बराबर वार्निंग के साथ, यानी कि लिटिल और नो वार्निंग के साथ में आते हैं। और उनकी वजह से क्या होता है भाई? सीरियस डिसरप्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, डिसरप्शंस भाई बहुत ज्यादा क्रिएट होते हैं, हमारी लाइफ, हमारी प्रॉपर्टी, इन सबको बहुत खतरा होता है। मतलब इसमें डेथ, इंजरीज एंड ऑल, ये सब बहुत ज्यादा होती है। दूसरी तरफ आपका दूसरा टर्म आता है नेचुरल हजार्ड्स। ठीक है, तो नेचुरल हजार्ड्स क्या होते हैं भाई? नेचुरल हजार्ड्स आपके एलिमेंट्स रहते हैं हमारे आसपास के सर्कमस्टांसेस के, हमारे आसपास जो चीजें हो रही होती हैं उसी से हमारे नेचुरल हजार्ड्स जनरेट होते हैं। मतलब ये सर्कमस्टांसेस रहते हैं हमारे पास के नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, जिनके अंदर ये पोटेंशियल होती है कि वो प्रॉपर्टी और पीपल दोनों को हार्म कर सकते हैं। अब अगर हम डिजास्टर्स और नेचुरल हजार्ड्स को कंपेयर करें, तो नेचुरल डिजास्टर जैसा मैंने आपको बताया, वो काफी सडन आते हैं, है ना। उनका जो स्ट्राइक होने का इम्पैक्ट है वो काफी सडन होता है, और इसके साथ साथ उनका जो एरिया ऑफ इम्पैक्ट होता है वो भी काफी बड़ा होता है, यानी कि लार्ज स्केल होते हैं। उनकी वजह से बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड डेथ होता है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होता है, डिस्टर्बेंस होता है सोशल सिस्टम को, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल ना के बराबर होता है। सेकेंड, इनका क्लासिफिकेशन देखें तो वही एनसीईआरटी में इनका सिंपल सा क्लासिफिकेशन दे रखा है, एटमॉस्फेरिक, यानी कि हमारा एटमॉस्फेयर जो हमारे वातावरण से रिलेटेड है। इसमें ब्लिजर्ड्स आ जाते हैं, है ना। ब्लिजर्ड आपके स्नो के तूफान आते हैं, थंडरस्टॉर्म्स, आंधियां, लाइटनिंग, बिजली, टॉर्नेडोज, स्टॉर्म सर्च। स्टॉर्म सर्च भी भाई क्या होता है भाई? कोस्टल एरियाज में जब पानी भर जाता है ना, समुद्र का पानी आपका बढ़ गया, उसका लेवल बढ़ गया, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, लो लाइंग कोस्टल प्लेन से उनमें पानी भर गया तो स्टॉर्म सर्च हो गया। फ्रॉड, हेल स्टॉर्म यानी कि ओले पड़ते हैं। फ्रॉस्ट और हीट वेव यानी कि शीत लहर, और भाई आपकी जो गर्म क्या बोलते हैं, हीट वेव जनरेट हो जाती है, फ्रॉस्टिंग हो जाती है। ठीक है, लू वगैरह चलती हैं, ये सब हमारे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। वहीं टेरेस्ट्रियल यानी कि जो हमारी सरफेस से रिलेटेड है, जमीन से रिलेटेड है, इसमें हमारे अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस आ गए, लैंडस्लाइड, एवलांच आ गए, सबसिडेंस आ गए, सॉइल इरोजन, ये सब हमारे जमीन से रिलेटेड है ना। और वही पानी से रिलेटेड यानी कि एक्वेटिक में फ्लड्स, टाइडल वेव्स, ओशन करंट, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड सुनामी, ये सब टर्म्स हम काफी अच्छे से जानते हैं, इनमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, सिंपल सी बात है, डेफिनेशन देखो समझ में आ जाता है ना। और वही बायोलॉजिकल भाई, बायोलॉजिकल में क्या होता है भाई? जैसे प्लांट्स और एनिमल्स एज कॉलोनाइजर, लोकस। आप देखते हैं भाई गर्मियों के टाइम में टिड्डे, हजारों करोड़ों की संख्या में जो टिड्डे होते हैं वो आते हैं, अटैक करते हैं, हम पूरी फसलें चाट के रख देते हैं, पूरी फसल खराब कर देते हैं, है ना। तो ये तकरीबन हर साल का फिनोमेना हो जाता है। तो ये भी एक तरीके का क्या है? नेचुरल डिजास्टर ही है, लेकिन ये बायोलॉजिकल की कैटेगरी में आता है। इंसेक्ट्स का इन्फेस्टेशन यानी कि फंगल, बैक्टीरियल और वायरल डिसीज जैसे कि बर्ड फ्लू, डेंगू, कोविड वगैरह, ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे बायोलॉजिकल डिजास्टर्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा आपका क्लासिफिकेशन है जिसपे आपको ध्यान रखना है, ये आपसे जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थक्वेक्स की। अर्थक्वेक्स भाई सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, एक्सेप्ट इन मूवी फिनोमेना, जिसमें जॉन ट्रेवोल्टा ने बता दिया था कि भाई अर्थक्वेक आने वाला है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। काफी अच्छी मूवी है, देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। तो भाई अर्थक्वेक्स भाई सबसे ज्यादा मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, और ये हाईली डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स, है ना। इसके साथ साथ ऐसे अर्थक्वेक जो भाई हमारे टेक्टोनिक ओरिजिन के होते हैं, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से जो जनरेट होते हैं, वो सबसे ज्यादा डिवास्टेटिंग होते हैं,
उनका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है ना, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस भी इनका क्या होता है भाई, बहुत ज्यादा बड़ा होता है, मतलब काफी ज्यादा एरिया को इम्पैक्ट करते हैं। किस वजह से भाई ये जनरेट होते हैं? देखो भाई सिंपल सी बात है, एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट हुआ, ये टेक्टोनिक प्लेट इसके नीचे जा रही है क्योंकि इसकी डेंसिटी है हाई, तो यहाँ बन जाता है भाई हमारा सबडक्शन जोन। तो भाई इसकी वजह से क्या होता है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है तो सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, यानी कि एनर्जी बाहर निकलती है। तो इन्हीं एनर्जी की वजह से अर्थ के क्रस्ट में क्या होता है, आपकी सीस्मिक वेव्स जनरेट होती है। ठीक है, तो भाई ये हमारे टेक्टोनिक हो गया। इसके साथ साथ और भी रीजंस होते हैं, लाइक वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं भाई। वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से भी भाई हमारे अर्थक्वेक्स जनरेट होते हैं। रॉक फॉल यानी कि पत्थर गिरने से भी अर्थक्वेक आपके जनरेट होते हैं। लैंडस्लाइड्स की वजह से भी छोटे मोटे अर्थक्वेक जनरेट हो जाते हैं। मिट्टी के धसकने से, है ना, मिट्टी अंदर दब जाती है, धसक जाती है, उसकी वजह से भी अर्थक्वेक्स क्रिएट होते हैं। खासकर माइनिंग वाले एरियाज में, जहाँ पर डैम्स हैं, रिजर्वायर्स हैं, वहां पर क्या होते हैं, वहाँ डायनामाइट लगा के जनरली ब्लास्टिंग वगैरह की जाती है। तो उसकी वजह से भी भाई अर्थक्वेक्स आपके लिमिटेड एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस वाले, यानी कि इनका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस रहता है वो लिमिटेड रहता है, वो ज्यादा फार स्केल डेवलप नहीं रहता, डैमेज भी बहुत कम होता है। ठीक है, तो सम ऑफ द मोस्ट वनरेबल स्टेट, यानी कि ऐसे स्टेट जहां पर अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आता है इंडिया में, वो स्टेट्स आपके देखो, जम्मू और कश्मीर वाला इलाका हो गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश वाला इलाका हो गया, उत्तराखंड वाला इलाका हो गया, ठीक, यहाँ पर सिक्किम वाला, सॉरी, यहाँ पर सिक्किम वाला इलाका हो गया। उसके बाद में ये जितना भी हमारा दार्जिलिंग सब डिवीजन ऑफ वेस्ट बंगाल हो गया और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, यहाँ पर बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स की वनरेबिलिटी है, यानी कि इन स्टेट्स में अर्थक्वेक्स काफी ज्यादा आ सकते हैं और आते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ एक थ्योरी भी आई है, ये थ्योरी बेसिकली आपकी है थ्योरी ऑफ इमरजेंस ऑफ अ फॉल्ट लाइन, है ना। ये मतलब कि सीधी सी बातों में कहा जाए तो हमारा एक एरिया है, वो एरिया आता है आपको भीम रिवर के पास में। भीम रिवर आपकी कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो यहाँ ये जगह आपकी पड़ती है ओस्मान लातूर के पास में। लातूर एंड ओस्मानाबाद भाई आपका जो आता है, ये आता है महाराष्ट्र में। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि भाई इंडियन जो प्लेट है वो टूट रही है। इंडियन प्लेट की टूटने की वजह से क्या है भाई, आपकी थ्योरी ऑफ इमरजेंस ऑफ फॉल्ट लाइन जो है वो दी गई है कई सारे लोगों के द्वारा। तो उनके कहने के हिसाब से ये जो एरिया है यहाँ पर इसी वजह से काफी ज्यादा अर्थक्वेक्स आए हैं, लाइक अर्थ भुज में और बाकी सब एरिया। ठीक है, उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि NIDM ने इंडिया को 5 अर्थक्वेक जोन्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले भाई आता है हमारा वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन, है ना। तो इस एरिया में भाई कौन कौन से एरियाज आते हैं भाई, इसमें हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स आ जाते हैं, ये जितने ग्रे वाला इलाका है ये स्टेट्स आ गए हमारे। ठीक, बिहार में ये दरभंगा और अररिया वाला इलाका है, इंडो नेपाल बॉर्डर के पास में ये एरिया आ जाता है। उत्तराखंड का हमारा जो नेपाल से लगा हुआ इलाका है ये आ जाता है। वेस्टर्न हिमाचल प्रदेश आ जाता है, ठीक है, धर्मशाला मैक्लोडगंज के आसपास। और कश्मीर वैली आ जाती है हिमालयन रीजन में, और उसके साथ साथ कच्छ आ जाता है गुजरात, है ना। ये वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन में आता है। उसके बाद आपके जो इनसे सटे हुए इलाके हैं, है ना, वो आ जाते हैं हाई डैमेज रिस्क जोन में, यानी कि जो जम्मू एंड कश्मीर के ये बाकी जो इलाके हैं ये सारे के सारे आ गए। हिमाचल प्रदेश के जो एरिया आ गया, नदर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब आ गया, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा आ गए, ये दिल्ली वाला पार्ट आ गया, वेस्टर्न यूपी वाला पार्ट आ गया, ठीक है, नदर्न बिहार वाला पार्ट आ गया, ये सब आ जाते भाई आपके हाई डैमेज रिस्क जोन के अंदर। ठीक है, फिर सिमिलरली आपके मॉडरेट रिस्क जोन, डैमेज रिस्क जोन वाले पार्ट्स है, लो डैमेज रिस्क जोन है, और वेरी लो डैमेज रिस्क जोन बाकी कंट्रीज को आप स्पॉट कर सकते हो मैप पे आराम से। ठीक है, तो ये था भाई हमारा अर्थक्वेक। लेकिन अर्थक्वेक में लास्ट में एक और चीज आती है कि भाई अर्थक्वेक्स के फर्क प्रभाव क्या पड़ते हैं, लाइक ग्राउंड पे देखा जाए, जमीन पे क्या प्रभाव पड़ता है। जमीन पे भाई हमारे इस तरह के फिशर्स होते हैं ना, फिशर सेटलमेंट्स, ये हो जाते हैं। ठीक है, ये आपकी जमीन चटक जाती है। इसके साथ साथ लैंडस्लाइड हो जाता है, लिक्विफिकेशन हो जाता है, यानी कि जो आपकी धरती है, जमीन है, वो क्विक सैंड की तरह, दलदल की तरह काम करने लगती है ना, तो लिक्विफिकेशन हो जाता है। और भी कुछ आपके स्पेसिफिक पॉसिबल चेन इफेक्ट्स होते हैं जो अर्थ की प्रेशर की वजह से जनरेट हो जाते हैं। वहीं अगर हम मैनमेड स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं तो क्रैकिंग्स एंड स्लाइडिंग्स हो जाती हैं, बिल्डिंग्स ओवरटर्न हो जाती है, बकल कर जाती है, उनका स्ट्रक्चर हिल जाता है, कोलैप्स कर जाती है, और उससे रिलेटेड जो भी पॉसिबल चेन इफेक्ट्स है वो भी आ जाते हैं।
फिर अगर पानी की बात करते हैं तो भाई बड़ी बड़ी वेव्स जनरेट होती हैं, हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर बन जाता है, सुनामीज वगैरह क्रिएट होती हैं, और उससे रिलेटेड जो भी पॉसिबल चेन इफेक्ट्स है। पॉसिबल चेन इफेक्ट्स का सीधा सा मतलब है कि भाई इन चीजों से होने के बाद आपकी क्या क्या चीजें और हो सकती हैं। यानी कि क्रैकिंग और स्लाइडिंग होती है तो जमीन हमारी गिर सकती है। ठीक है, तो मतलब वो चेन इफेक्ट हो गया कि भाई इसकी वजह से उसका होना। जब सुनामीज होती है तो उसकी वजह से शिप्स वगैरह भी डूब सकते हैं, कोस्टल एरियाज में फ्लडिंग आ जाती है, लोग मर भी सकते हैं। तो ये सब उससे रिलेटेड चेन इफेक्ट्स। ठीक, तो ये था भाई हमारा अर्थक्वेक। नेक्स्ट टॉपिक आता भाई सुनामी। अब ऐसे जो अर्थक्वेक्स होते हैं और वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, जो क्या करते हैं, जो सी फ्लोर को अपनी जगह से हटा देते हैं, है ना। क्या करेंगे भाई, ये सी फ्लोर को अपनी जगह से हटा देते हैं तो उसकी वजह से जो ऊपर का पानी होता है, यानी कि ये सी फ्लोर है, ये अपनी जगह से हट गया। क्यों हट गया? अर्थक्वेक्स की वजह से या वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से। तो इसके ऊपर का जो पानी है ना, जो उसका ऊपर का पानी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ होगा। तो इसकी वजह से आपकी क्या है, आपकी हाई वर्टिकल वेव्स बनेंगी। हाई वर्टिकल वेव्स बनेंगी, इनको सुनामीज कहा जाता है, इनको हार्बर वेव्स भी कहा जाता है। ठीक है, या फिर इनको हम सीज्मिक सी वेव्स भी कहते हैं। हार्बर वेव्स या फिर सीज्मिक सी वेव्स, ऐसा इनको कहा जाता है। तो सीज्मिक सी वेव्स क्या करते हैं भाई, शुरुआत में ये सिर्फ एक ही इंस्टेंटेनियस वर्टिकल जो है वेव बनाती है। ठीक है, लेकिन इनिशियल डिस्टरबेंस के बाद में आपका सीरीज ऑफ वेव्स का बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये क्या करती है, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बीच में हम ऑसिलेट करती हैं। क्रेस्ट और ट्रफ तो आपको पता ही है, सबसे ऊंचा पॉइंट लहर का जो होता है उसको क्रेस्ट बोलते हैं, सबसे नीचे पॉइंट को ट्रफ बोलते हैं। क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में ऑसिलेशन होता है, जिसकी वजह क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो पानी डिस्प्लेस हुआ था उस पानी को रिस्टोर करने के लिए। ठीक है, और ये आपका तब तक चलता जाएगा जब तक ये आपकी जो लहर है ये कोस्टल एरियाज पे जाके अपनी वेलोसिटी को छोड़ नहीं देती। ठीक है, अपने वाटर लेवल को रिस्टोर करने के लिए। तो स्पीड जो वेव की रहती है ये आपकी डेप्थ ऑफ वाटर पे डिपेंडेंट होती है। यानी कि पानी की गहराई क्या है उसके हिसाब से इसकी स्पीड रहेगी। सीधी सी बात है, शेलो वाटर में यानी कि कोस्टल एरियाज में ये जो इसकी स्पीड है, ये इसकी वेलोसिटी स्पीड वगैरह ज्यादा होती है। ठीक है, और ओशनिक डीप की बात की जाए तो भाई यहाँ पर इसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती है। तो सुनामी का इम्पैक्ट आपका ओशन के अंदर काफी कम होता है, जबकि कोस्टल एरियाज में इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, लार्ज स्केल डिवास्टेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, होता क्या है कि डीप वाटर के अंदर में सुनामी का जो वेवलेंथ होती है ये काफी लंबी होती है ना। जैसा आपको दिख रहा है इनकी वेवलेंथ काफी लंबी होती है, और इनकी जो वेव हाइट होती है वो काफी कम होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो वहां पर आसपास शिप वगैरह होते हैं जो वहां पर तैर रहे होते हैं, उनका ऊपर उठना और नीचे गिरना बस थोड़ा बहुत ही होता है, ज्यादा नहीं होता। लेकिन कोस्टल एरियाज तक आते आते ये इतना बिल्डअप इनका हो जाता है कि भाई ये काफी हाइट ले लेते हैं, है ना। होता क्या है कि जैसे ही आपकी जो सुनामीज वगैरह हैं, जैसे ये शैलो वाटर में एंटर करती है, इनकी वेव लेंथ हो जाती है कम, और टाइम पीरियड इनका वही रहता है, जिसकी वजह से इनकी वेव हाइट जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो इनको हम जो है शैलो वाटर वेव्स भी कहते हैं, क्योंकि शैलो वाटर में ये इम्पैक्ट काफी ज्यादा क्रिएट करते हैं। सुनामीज भाई कहाँ कहाँ पर फ्रीक्वेंट है, तो सुनामी आपकी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंट है। यानी कि जो हमारा अलास्का का कोस्ट है, ठीक है, अलास्का हो गया, वहां पर काफी ज्यादा आती है। जापान हो गया, जापान के साथ में फिलीपींस हो गया, ठीक है, फिलीपींस में काफी ज्यादा आती है। प्लस साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो भाई यहाँ पर हमारा इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, बर्मा, बांग्लादेश और इंडिया के जो कोस्टल इलाके हैं, श्रीलंका वगैरह, यहाँ पर भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट करती है। नेक्स्ट आता भाई हमारा फ्लड। फ्लड यानी कि बाढ़। फ्लड में क्या होता है, इन्यूडेशन होता है ना। इन्यूडेशन मतलब किसी भी जगह को टेक ओवर कर लेना। तो यहाँ पर इन्यूडेशन होता है लैंड का, यानी कि ये जो जमीन है, प्लस ह्यूमन सेटलमेंट्स का, जहाँ की हमारे घर होते हैं, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, खेत वगैरह होते हैं। तो इन्यूडेशन ऑफ लैंड एंड ह्यूमन सेटलमेंट बाय द राइज ऑफ वाटर इन द चैनल। ये भाई रिवर का चैनल है जिसमें रिवर फ्लो कर रही है, लेकिन अगर बारिश तेज हुई, है ना, या फिर क्लाउड बस्ट हुआ, या ग्लेशियर ज्यादा तेजी से मेल्ट हो रहा है, तो इसका पानी बाहर निकल के बाहर की तरफ फैलेगा, अपने चैनल से बाहर स्पिल करेगा, फैलेगा, है ना। तो यहाँ पर भाई हमारा फ्लड जो होता है वो क्रिएट हो जाता है।
फ्लड्स का ऑकरेंस काफी स्लो होता है, वेल आइडेंटिफाइड रीजन्स में होता है, यानी कि हमें पता होता है कि फ्लड आपके कौन कौन से इलाकों में हर साल जनरली आता है। उन जगहों का भी हमें पता है, हमें टाइम का भी पता है कि भाई फ्लड आपका कब आता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड टाइम भी ईयर का हमें पता रहता है, मानसून के टाइम आता है, कब आता है। तो फ्लड्स आपके तब अकर होते हैं जब आपका जो पानी होता है वो रिवर की कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है, रिवर की कैपेसिटी से ज्यादा उसके पास पानी आ गया है। तो फिर ये पानी है जो आसपास के लो लाइंग जो फ्लड प्लेन्स है, इनको फ्लड प्लेन्स कहते हैं, क्योंकि पानी कभी भी भर जाएगा तो बाहर निकलेगा तो इन प्लेन्स वाले एरिया को सबमर्ज कर देगा। ठीक है, तो अपने चैनल्स को तोड़ते हुए, अपनी स्ट्रीम्स को तोड़ते हुए आसपास के नेबरिंग लो लाइंग फ्लड प्लेन्स में जब पानी आता है तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली फ्लड तब अकर होता है ना। फ्लड की वजह से कोस्टल एरियाज में स्ट्रॉम सर्ज भी अकर होता है। स्ट्रॉम सर्ज भी आपका सेम ही चीज होती है भाई। ठीक है, सॉरी, स्टॉर्म सर्ज भी आपका सेम ही चीज होती है, यानी कि पानी ज्यादा आ जाता है तो कोस्टल एरियाज में पानी भर जाता है, फ्लडिंग की सिचुएशन बन जाती है। या फिर क्या होता है भाई, हमारी रेनफॉल, यानी कि बहुत तेजी से बारिश हो रही है, हाई इंटेंसिटी रेनफॉल हो रही है काफी लंबे पीरियड के लिए। प्लस आपका जो आइस और स्नो है, ग्लेशियर्स हैं, उनकी मेल्टिंग भी फास्टर रेट पे हो रही है, तो भी नदियों में पानी ज्यादा जाएगा। और उसके साथ साथ एक होता है इन्फिल्ट्रेशन रेट में कमी होना। ठीक है, मतलब कि अगर क्या बोलते हैं पानी के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर बहुत सारी मिनरल्स प्रेजेंट हैं, इन इरोडेड मिनरल्स प्रेजेंट है, सेडिमेंट वगैरह प्रेजेंट है। तो जनरली क्या होता है कि जब वो जमीन पे जाते हैं, जमीन को पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं, तो जमीन ऑलरेडी सेचुरेटेड होती है, उसके अंदर और ज्यादा पानी नहीं आ सकता। तो उसकी वजह से पानी जो है वो अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है, ऊपर ही ऊपर रह जा रहा है। ठीक है, मतलब उसकी इन्फिल्ट्रेशन रेट काफी ज्यादा कम है, तो हमारी वाटर लॉगिंग या फिर फ्लडिंग की सिचुएशन बन जाती है। कुछ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस भी होते हैं फ्लड के। लाइक फ्लड क्या करता है, हर साल भाई जब भी आता है तो अपने साथ में फर्टाइल सिल्ट लेके आता है, सेडिमेंट लेके आता है, जो एग्रीकल्चरल लैंड्स पे जमा कर देता है, जो क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छा होता है। लाइक हम मजूली आइलैंड्स की बात करें जो कि असम के अंदर में पाए जाते हैं, ये आपके लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, यानी कि रिवर के अंदर मौजूद सबसे बड़े वर्ल्ड के लार्जेस्ट आइलैंड्स हैं। ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं क्योंकि यहाँ पर पैडी क्रॉप का कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है। ब्रह्मपुत्र रिवर में एनुअल फ्लड्स के बाद में जब मौली आइलैंड पे हमारा बाढ़ जाती है, बाढ़ का पानी जाता है, तो सिल्ट की वजह से वहाँ की जो फर्टिलिटी, फर्टाइल सॉइल होती है वो बदल जाती है ना, फर्टाइल सॉइल ज्यादा आ जाती है, तो उसकी वजह से पैडी क्रॉप का कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये इतना भी कोई बड़ा खास रीजन नहीं है कि जिसको बहुत ज्यादा पॉजिटिव माना जाए, है ना। अब फ्लड से कैसे बचा जा सकता है, जो हमारे फ्लड प्रोन एरियाज होते हैं वहां पर बनाए जाते हैं एम्बैंकमेंट, हिंदी में इनको कहते हैं तटबंध, है ना। एम्बैंकमेंट्स बनाए जाते हैं जिसकी वजह से इजीली पानी ऊपर तक ना पहुंच पाए, आसपास के एरियाज को ना डुबो ले। डैम्स का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, रिफॉरेस्टेशन होना चाहिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स का सॉरी लगाना होना चाहिए, है ना। उनको लगाया जाएगा तो फिर वो क्या करते हैं, पानी को आगे बढ़ने से रोकते हैं। आसपास नदियों के आसपास मेजर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए फ्लड क्रिएटिंग रिवर्स के आसपास, है ना। ये कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। इसके साथ साथ रिवर्स के पास से जो ह्यूमन सेटलमेंट से वो हटाए जाने चाहिए, उनको थोड़ा सा दूर करना चाहिए। ठीक है, तो फ्लड प्लेन्स होते हैं उनका डीपॉपुलेशन होना चाहिए ताकि ज्यादा डैमेज ना हो सके। नेक्स्ट भाई हमारा आता है ड्रॉट। ड्रॉट यानी कि सूखा। ड्रॉट बेसिकली एक ऐसा एक्सटेंडेड पीरियड होता है, यानी कि एक ऐसा लंबा चलने वाला समय रहता है जब भाई शॉर्टेज हो जाती है पानी की, है ना। शॉर्टेज ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, किस वजह से भाई, बहुत सारे रीजंस होते हैं भाई, लाइक इन एडिक्वेट प्रेसिपिटेशन, यानी कि इन एडिक्वेट रेनफॉल, प्रॉपर हमारी भाई रेनफॉल नहीं हो रही है। जो हमारा एवापोरेशन हो रहा है वो बहुत फास्ट हो रहा है, यानी कि एवापोरेशन जो है वो काफी एक्सेसिव है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो पानी भी बहुत जल्दी सूखता है। प्लस ओवर यूटिलाइजेशन, हम जो पानी के सोर्सेज हैं उनका क्या कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, कुओं से, बावड़ियों से, रिजर्वोयर से, स्टोरेज से, प्लस इंक्लूडिंग ग्राउंड वाटर। हर घर में अगर पंप लगे होंगे और सब लोग डेली भाई घर धोएंगे, डेली गाड़ियां धोएंगे, तो क्या कर रहे हैं हम, ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं ग्राउंड वाटर, है ना। तो ग्राउंड वाटर सॉरी ड्रॉट आपका एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना होता है, इसके अंदर बहुत सारे मीटरोलॉजी के एलिमेंट्स होते हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं, यानी कि प्रेसिपिटेशन हो गया सबसे पहले,
कम बारिश होगी तो भाई सूखा आ जाएगा, इवेपोरेशन हो गया भाई। यानी कि ज्यादा पानी अगर आपका आ रहा है, ज्यादा पानी सॉरी आपका सुखाया जा रहा है, एवापोरेशन हो रहा है, तो भी भाई ड्रॉट हो जाएगा। ठीक है, ग्राउंड वाटर जो है भाई हमारा ज्यादा यूज किया जा रहा है, तो भी ड्रॉट की सिचुएशन आ जाएगी। सॉइल के अंदर मॉइस्चर काफी कम है ना, सॉइल के अंदर मॉइस्चर कम है तो फसल सूख जाएगी, तो ड्रॉट आ जाएगा। स्टोरेज एंड सरफेस रन ऑफ, ठीक है, स्टोरेज जो पानी है भाई जो कुओं में है, बावड़ियों में है, वो सूख गया, प्लस तालाबों में जो पानी है वो सूख गया, तो भाई हमारा ड्रॉट आ जाएगा। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस भी भाई इसी के अंडर में आती है। अगर हम ऐसे एरियाज में जहाँ पर पानी की कमी है, वहां पर हम ऐसी फसलों को उगा रहे हैं जिनमें पानी बहुत ज्यादा लगता है, तो भी आपकी ड्रॉट की सिचुएशन बन जाएगी, है ना। पर्टिकुलरली जो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन्स होती है वो। फिर हमारी सोशियो इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस कैसी हैं और इकोलॉजिकल कंडीशंस कैसी हैं, ये सब भी डिटरमाइन करती हैं कि ड्रॉट किसी भी जगह आ सकता है ना। अब क्या होता है जनरली भाई, हमारा अगर मान लीजिए क्रॉप का फेलियर हो गया, यानी कि हमारी फसल सूख गई। जब फसल सूखती है तो इस चीज को में क्या होता है भाई, हमारे अनाज की कमी हो जाती है, स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन, इसको कहा जाता है अकाल। वहीं जब हमारा चारे की भी कमी होने लगती है, यानी कि चारा भी अब नहीं हो पा रहा है ज्यादा, तो फिर क्या होता है, आपका बन जाता है त्रिंकाल। ठीक है, और जब हमारी रेनफॉल कम होती है, यानी कि पानी की कमी पड़ जाती है, तब उसको कहा जाता है जलकाल। और भाई जब ये तीनों ही एक साथ होते हैं, है ना, इनको कहा जाता है त्रिकाल, जो सबसे ज्यादा डिवास्टेटिंग होता है। साइंटिफिक टर्म्स में बात करें तो भाई हमारे अलग अलग टाइप के ड्रॉट्स आते हैं, लाइक ये आपसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। एक तो भाई हमारा हो गया मीटरोलॉजिकल ड्रॉट। मीटरोलॉजिकल ड्रॉट में क्या होता है कि एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक ऐसा लंबा टाइम होता है कि जब हमारी जो बारिश है वो इनएडुकेट है, यानी कि पानी आपका कम बरस रहा है, या फिर अगर बरस भी रहा है तो वो पूरे एरिया में ढंग से नहीं बरस रहा है, थोड़ा बहुत ही बरस रहा है। इस सिचुएशन में हमारा जो ड्रॉट बनता है वो होता है मीटरोलॉजिकल। दूसरी तरफ कोई दूसरा आता है, उसको हम कहते हैं एग्रीकल्चरल। एग्रीकल्चरल ड्रॉट हमारा तब आता है कि भाई जब पानी जो सॉइल के अंदर का सॉइल मॉइस्चर होता है वो एकदम खत्म हो जाता है, सॉइल आपकी सूखने लगती है। लो सॉइल मॉइस्चर की वजह से जो फसल को सपोर्ट करना चाहिए, क्रॉप को सपोर्ट मिलना चाहिए, वो नहीं हो पाता, इसकी वजह से फसल सूखने लगती है, तो ये होता है हमारा एग्रीकल्चरल ड्रॉट। फिर उसके बाद आता है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट में बेसिकली क्या होगा कि जो अवेलेबिलिटी है वाटर की, वो अलग अलग स्टोरेजेस हो गए, हमारे जो अलग अलग रिजर्वायर्स हो गए, उनमें कम होने लगती है। कम क्यों होने लगती है, क्योंकि एवापोरेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक्वीफायर्स, लेक्स, रिजर्वायर्स यानी कि कुएं, बावड़ियां हो गई, तालाब हो गए, ये सब सूखने लगते हैं। और इतने ज्यादा सूखने लगते हैं कि बारिश इतनी नहीं हो रही है कि यहाँ पर इनको रिप्लेनिश कर दे, है ना। बारिश अगर होगी तो इन एरिया को दोबारा पानी से भर देगी, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा नहीं हो रही है, तो भाई हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट हो गया। और फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में आता है इकोलॉजिकल ड्रॉट। इकोलॉजिकल ड्रॉट में सब चीजें कंबाइंड होती है, हमारा पूरा नेचुरल इकोसिस्टम फेल होने लगता है, जीव जंतु भी मरने लगते हैं, यानी कि शॉर्टेज ऑफ वाटर हो गया है, फसल भी नहीं हो पा रही है, और आपकी बारिश भी नहीं हो रही है। तो इसकी वजह से एक इकोलॉजिकल डिस्ट्रेस क्रिएट हो जाता है और हमारा इकोसिस्टम पूरी तरीके से डैमेज होने लगता है। तो ये होता है भाई हमारा इकोलॉजिकल ड्रॉट। फिर उसके बाद में आता है कि भाई कौन कौन से ड्रॉट प्रोन एरियाज है इंडिया के, तो हम सबसे पहले हमारे एक्सट्रीम एरियाज आते हैं, यानी कि एक्सट्रीम ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज। यानी कि राजस्थान का जो आपका मरुस्थली वाला पार्ट है वो, है ना, अरावली हिल से जो वेस्ट वाला इलाका है वो आ जाता है। ठीक है, मरुस्थली प्लस ये जो कच्छ वाला इलाका है हमारा, वही ये कच्छ वाला इलाका भी आ जाता है, ड्रॉट प्रोन एरियाज में आता है। ठीक, जैसलमेर और बाड़मेर जैसी जो डिस्ट्रिक्ट्स है, यहाँ पर आपका तकरीबन 90 mm से भी कम बारिश एवरेज होती है साल की, तो ये ड्रॉट प्रोन एरियाज में आ जाते हैं। फिर उसके बाद में आपके सीवियर ड्रॉट प्रोन एरियाज आते हैं। सीवियर ड्रॉट प्रोन एरियाज में भाई ये हमारा राजस्थान का ईस्टर्न पार्ट आ जाता है, यानी कि बागड़ वाला इलाका आ जाता है। एमपी का ऊपर वाला इलाका यानी कि बुंदेलखंड और चंबल के कई सारे एरियाज आ जाते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र की जो ईस्टर्न पार्ट है वो आ जाते हैं, विदर्भ वगैरह का। आंध्र प्रदेश का और कर्नाटक प्लेटू का एरिया आ जाता है, रायलसीमा वाला इलाका आ जाता है। इंटीरियर तमिलनाडु का जो पार्ट है भाई वो आ जाता है। ठीक है, ये भी इसी के अंडर में आ जाते हैं। सदर्न पार्ट्स आ जाता है भाई हमारे झारखंड के सदर्न पार्ट्स आ जाते हैं, और इंटीरियर उड़ीसा का पार्ट भी इसी के अंडर में लाई करता है।
अब इसके बाद तीसरी कैटेगरी होती है मॉडरेट की। तो भाई मॉडरेट में भाई आपके नदर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान हो गए, पंजाब और हरियाणा से लगे हुए, हरियाणा का सदर्न पार्ट हो गया, पंजाब का सदर्न पार्ट हो गया, सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स आपकी यूपी की आ जाती हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ पार्ट्स गुजरात के हो गए, महाराष्ट्र के पार्ट्स आ जाते हैं कोंकण को छोड़ के, यानी कि वेस्टर्न घाट्स वाला इलाका छोड़ के, झारखंड के कोयम्बटूर प्लेट्यू ऑफ तमिलनाडु और इंटीरियर कर्नाटक जो है वही वो आपके इन कैटेगरीज में लाई करते हैं। फिर उसके बाद आता है वही लैंडस्लाइड। तो देखो लैंडस्लाइड में बेसिकली जब आपकी बड़ी बड़ी बेड रॉक्स है ना, बेड रॉक्स यानी कि जो सबसे नीचे की आपकी रॉक होती है उनकी स्लाइडिंग होती है, जब वो अपनी जगह से हट जाती है तो लैंडस्लाइड क्रिएट होता है। लैंडस्लाइड्स में आपके जो लोकलाइज फैक्टर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ों के हिसाब से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि भाई लैंडस्लाइड कहाँ का अकर होते हैं, यानी कि किसी एरिया की जियोलॉजी कैसी है, मतलब भूकंप वगैरह आते हैं कि नहीं आते हैं, जियोमॉर्फिक एजेंट्स उस एरिया में कैसे काम करते हैं, यानी कि हवा कितनी चलती है, पानी कितना बहता है, इनकी वजह से भी क्या होता है भाई लैंडस्लाइड्स आ जाते हैं। स्लोप कैसा है भाई किसी एरिया का, किसी का स्लोप अगर ऐसा होगा तो लैंडस्लाइड कम आएगा, कहीं का स्लोप अगर ऐसा है तो लैंडस्लाइड ज्यादा आ सकता है। लैंड यूज किस तरीके से होता है, यानी कि अगर उसमें पेड़ लगे हुए हैं, अगर किसी भी एरिया पे पेड़ लगे रहेंगे तो वो अपनी जड़ों से क्या करते हैं, मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं। लेकिन अगर पेड़ नहीं होंगे, सिर्फ घास घास होगी या फिर सिंपल ऐसा ही बंजर इलाका होगा, तो फिर क्या होगा, वहां लैंडस्लाइड ज्यादा आ सकता है क्योंकि सॉइल इरोजन हो रहा है ना। प्लस ह्यूमन एक्टिविटीज भी होती हैं, तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी भाई हमारे लैंडस्लाइड्स होते हैं। लाइक कोई आसपास डैम बन रहा है, रिजर्वायर बन रहा है, डायनामाइट की ब्लास्टिंग वगैरह की जा रही है, तो उसकी वजह से जो सेंसिटिव जोन्स होते हैं जहाँ पर मिट्टी बहुत ज्यादा कंसोलिडेटेड नहीं होती, वहां पर लैंडस्लाइड हो जाती है, मिट्टी धसक जाती है पत्थरों के साथ। लैंडस्लाइड वल्नरेबिलिटी जोन्स की तरफ देखें तो सबसे पहले भाई हमारे आते हैं वेरी हाई। वेरी हाई मतलब वो एरियाज जहां पर लैंडस्लाइड आने की ऑकरेंसेस बहुत ज्यादा है। ये कौन से इलाके भाई, ये जो इलाके रहते हैं ये हाईली अनस्टेबल रहते हैं, है ना। यहाँ की मिट्टी जो रहती है कंसोलिडेटेड नहीं रहती है, यानी कि यंग माउंटेनियस एरियाज है भाई हमारे हिमालयाज के, वो आ जाते हैं। अंडमान निकोबार के इलाके आ जाते हैं। हाई रेनफॉल की रीजन्स आ जाते हैं जिनके स्लोप्स काफी स्टीप होते हैं, है ना। ऐसी जगह जहाँ पर पानी बहुत ज्यादा है, यानी कि हाई रेनफॉल और उनका स्लोप काफी स्टीप है, तो मिट्टी वहां पे भी टिक नहीं पाएगी। ये इलाकों में आपके वेस्टर्न घाट्स वाले और नीलगिरीज वाले इलाके आ जाते हैं, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट्स और नीलगिरी वाले इलाके। इसके साथ साथ आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, ये जितना येलो से दिखाया जा रहा है, ये भी इसमें एरियाज आ जाते हैं, यानी कि ऐसे एरियाज जहां पर अर्थक्वेक्स की वजह से मिट्टी अक्सर हिलती रहती है, जमीन हिलती रहती है ना। प्लस ऐसे एरियाज जहाँ पर इंटेंस ह्यूमन एक्टिविटीज भी होती हैं, खासकर रोड्स का, डैम्स का, या फिर ऐसी जो कंस्ट्रक्शन होते रहते हैं इन जोन्स में, वहां पर लैंडस्लाइड आपके अकर होते रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आती है भाई हमारी हाई वनरेबिलिटी जोन। तो मतलब हाई वल्नरेबिलिटी जोन में यही एरियाज आते हैं, बस इनके साथ वाले जो लगे हुए इलाके होते हैं उनको हम हाई वल्नरेबिलिटी जोन में कैटर करते हैं, यानी कि जो फैक्टर्स आपके वेरी हाई में लगते हैं वही फैक्टर आपके हाई वाले में भी लगते हैं। इसमें आपके तकरीबन सारे हिमालयन स्टेट्स आ जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट का पूरा इलाका आ जाता है, एक्सेप्ट प्लेन्स ऑफ असम। असम के प्लेन्स में भाई नहीं होता, है ना। तो ये आपके हाई वल्नरेबिलिटी जोन्स में आ जाते हैं। और फिर सबसे लास्ट में भाई आता है भाई हमारा मॉडरेट एंड लो। तो भाई ऐसे एरियाज जहां पर बारिश कम होती है, जैसे कि भाई हमारा जो ट्रांस हिमालयन एरियाज आ गए, लद्दाख के और हिमाचल की जो स्पीति वगैरह हो गया, ये इलाके हो गए, ठीक है। प्लस आपकी अरावलीज में कुछ ऐसे इलाके हो गए लाइक जहां पर आपकी मिट्टी फिक्स नहीं है, अनडुलेटेड है ना। अनडुलेटेड आपका जो रिलीफ है वहां पे, स्टेबल रिलीफ है आपका, वहां पर भी भाई आ जाता है। लो प्रेसिपिटेशन एरियाज जो मैंने आपको बताया अरावलीज के हो गए। रेन शेडो एरियाज आपके वेस्टर्न घाट्स के और ईस्टर्न घाट्स के, जहां पर बारिश थोड़ी कम होती है, ये इलाके भी भाई हमारे इसमें आ जाते हैं। डेक्कन प्लेटू के कुछ इलाके हैं, वहां पर भी भाई ऑकेजनल लैंडस्लाइड्स होती हैं। माइनिंग की वजह से भाई आपकी क्या होता है, मिट्टी धसकती है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा और केरला, यहाँ पर माइनिंग बहुत होती है, तो माइनिंग की वजह से यहाँ पर भी मिट्टी धसक जाती है, तो लैंडस्लाइड्स हो जाती है।
सबसे लास्ट में भाई हमारा आता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो देखो भाई, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपके कहाँ से जनरेट होते हैं? बे ऑफ बंगाल से जनरेट होते हैं, इंडियन ओशन रीजन से जनरेट होते हैं, और अरेबियन सी से जनरेट। ठीक है। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या करते हैं? इंडिया के जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं, लाइक हमारा हो गया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, वहां पर इम्पैक्ट करते हैं। बहुत हाई स्पीड की विंड्स आती हैं, वो हिट करती है। बहुत ज्यादा सीवियर यहाँ पर होती है रेनफॉल, वो भी इम्पैक्ट करती है इन एरियाज को। ठीक है। ये जो 5 स्टेट्स हैं, ये बहुत ज्यादा वनरेबल होते हैं साइक्लोनिक डिजास्टर्स के बाकी के कंपैरिजन में, क्योंकि कोस्ट पर सिचुएटेड है। बड़ी बड़ी यानी कि हाई विंड वेलोसिटी की वजह से, बहुत ज्यादा रेनफॉल की वजह से, ये जो साइक्लोन्स होते हैं ये काफी डिस्ट्रक्टिव होते हैं, यानी कि काफी डिस्ट्रक्शन लेके आते हैं। ठीक है। अब ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, ये बेसिकली आपकी होती है सर्कुलर विंड्स। ठीक है। ये आपकी इस तरीके की सर्कुलर विंड्स होती है। ठीक है। अब ये विंड क्या करती है? एक लो प्रेशर का एरिया रहता है, एक लो प्रेशर का एरिया होता है, उसी के पास में क्या करती है? ये घूमती है। ठीक। रोटेशन जो विंड्स का होता है, बेसिकली ये लो प्रेशर सेंटर और अर्थ के रोटेशन की वजह से डिटरमाइन होता है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में अगर हम देखें, नदर्न हेमिस्फीयर में इनका जो आपका क्या बोलते हैं, रोटेशन होता है, वो काउंटर क्लॉकवाइज होता है। ठीक है। और इनका क्लॉकवाइज, अब इनका जो रोटेशन होता है वो सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। ठीक है। इसी के साथ साथ एक नया कंसेप्ट भी आता है, लाइक ट्रॉपिकल साइक्लोन की नेमिंग का। तो ये दिया जाता है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इन्होंने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की नोमिंग का एक नया कन्वेंशन ढूंढ के निकाला है। ठीक है। जिसमें अलग अलग जो एरियाज हैं, आपके रीजन्स हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन वाले एरियाज में, वो इनको नाम देते हैं। यानी कि 2004 में एक एग्रीमेंट बनाया गया, जिसके हिसाब से इंडियन ओशन रीजन्स में जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आएंगे, उनको कुछ कंट्रीज जो है वो नाम दे पाएंगी। लाइक 8 कंट्रीज इस रीजन में आ रही हैं। बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, मालदीव हो गया, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। ये क्या करते हैं भाई, हर बार ये कुछ नाम देते हैं, हर बार किसी एक का टर्न आता है नाम देने के लिए, और जब भी कोई साइक्लोनिक स्टॉर्म आता है तो ये उसको अपना नाम देते हैं, और फिर सारे के सारी कंट्रीज जो है उसी नाम को अडॉप्ट करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो भाई यही था जो हमारा नेचुरल हजार्ड प्लस डिजास्टर्स में आपको पढ़ना था, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है। छोटे मोटे चीजें आएंगी, वो मैं आपको एमसीक्यूज के थ्रू आपको दे ही चुका हूँ ऑलरेडी, प्लस आपके आगे भी एमसीक्यूज आएंगे जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है। पीवाईक्यूज मैंने सोचे हैं कि भाई हम 3 छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर कर लें, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2017 से लेके 2023 तक एक साथ करवाऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर हम करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में भाई आपका ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, उस चैप्टर को कवर करने के बाद इन तीनों चैप्टर्स के कंबाइंड पीवाईक्यूज हम लोग करेंगे। ठीक है। चलिए मित्रों, मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद टू यू।